अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तंज़ील रज़ा है। मैं अख़वत की पब्लिक रिलेशन हेड करता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अख़वत का सफ़र शेयर करूँगा। क्या अख़वत ने किस तरह शुरू किया, क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट किए सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अख़वत की कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जब डॉक्टर अमजद साहब पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हेड कर रहे थे। तो इनके पास एक ख़ातून आती हैं, रज़िया बीबी। वो उनसे बोलती हैं कि मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं अपना ज़रिया माश चलाना चाहती हूँ, पर मुझे भीख नहीं चाहिए। मुझे आपसे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए ताकि मैं अपना कारोबार कर सकूँ। तो डॉक्टर अमीर साहब पूछते हैं कि आप क्या कारोबार करना चाहती हैं। वो बताती हैं कि मैं इस 10,000 रुपये से 2 सिलाई मशीन ख़रीदूँगी, मार्केट से जाके कुछ कपड़ा ख़रीदूँगी और कपड़े सीना शुरू करूँगी। खैर, डॉक्टर अमीर साहब उनको पैसे दे देते हैं, 10,000 रुपये, ये सोच के शायद ये कभी वापस ना मिलें। 6 माह गुजरते हैं, रज़िया बीबी वापस आती हैं और उसके बाद पूरे की पूरी रकम वापस करती हैं। तो डॉक्टर साहब फिर पूछते हैं कि आपकी क्या स्टोरी रही। फिर उन्हें बताती हैं कि मैंने 1 जोड़ा बेचा, 2 जोड़ा बेचा, इस तरह कर के मैंने इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि मेरा ज़रिया माश चल पड़ा है। तो देखिए, उधर एक थॉट बॉर्न होता है, उधर एक ख़याल बॉर्न होता है कि एक हमारे पास ऐसी लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं, जो दीन को फॉलो करते हैं, जो इन बिलासूद कर्ज़ा लेना चाहते हैं और उनको कैटर करने के लिए कोई नहीं है। अच्छा, इधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने को है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक अख़वत से पहले भी एग्जिस्ट करते थे दुनिया के अंदर। मोहम्मद यूनुस साहब हैं बांग्लादेश के, वो उन्होंने इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइक्रो फाइनेंस का सिलसिला शुरू किया, लो इंटरेस्ट माइक्रो फाइनेंस का। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसमें आप मुनाफा नहीं देखते। और इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम भी ऐसा है कि आप जब किसी को पैसे की मदद करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर आप मदद नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ कारोबार कर रहे हैं। तो अगर आप करंटली भी बात करें, उस वक्त में भी बात करें, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक एग्जिस्ट करते थे और वो 18 टू 26% इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, क्योंकि इन गरीबों के पास कोई कोलैटरल नहीं होता था, कोई एसेट नहीं होता था, तो उनके रिस्क हाई होते थे। तो इस वजह से वो इंटरेस्ट ज़्यादा क्या कहते हैं चार्ज करते थे। अब इमेजिन करें कि जब अख़वत ने इस ख्वाब को सोचा और इस ख्वाब को असल तामीर में लेके आए, तो जो 18% किसी गरीब की बचत करवाई पर महीने उसकी आमदनी की, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह इन 20 सालों में हमने 130 अरब के कर्ज़े बिलासूद डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को बेनिफिट प्रोवाइड कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिकवरी रेट है वो 99.94% है। जो बाकी 0.6% का हमारे पास जो रिडक्शन है वो इसलिए कि लोग मर जाते हैं, उनको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस वजह से वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से अख़वत ने माइक्रो फाइनेंस में अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। हम बिज़नेस लोन्स देते हैं, लोगों को एम्पावर करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि भीख से निकाल के लोगों को काम करने पे लेके आए ताकि इकॉनमी चले, बिज़नेसेस चलें। उसके बाद फिर अख़वत जो है एजुकेशन में आता है। एजुकेशन के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लाहौर में हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है और वो बंदा गधा गाड़ी की रिक्वेस्ट करता है कारोबार के लिए कि उसे गधा गाड़ी चाहिए। तो हमारे शाहिद साहब हैं, वो जाते हैं बिज़नेस अप्रेजल करने उसके घर में, तो देखते हैं ऑलरेडी गधा गाड़ी मौजूद थी। तो शाहिद साहब पूछते हैं कि आपने क्यों चाहिए दूसरी गधा गाड़ी। देखा, मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए। तो शाहिद साहब जब उनके बेटे को देखते हैं तो देखते हैं कि बड़ा यंग जेंटलमैन है और वेल ड्रेस है, बाल भी अच्छे बने हुए हैं। उसके बाद जाके पूछते हैं कि बेटा तुम गधा गाड़ी क्यों चलाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा है। मैंने कहा तुमने पढ़ाई की है। उन्होंने कहा हाँ मैंने की है, मैंने मैट्रिक पास किया है। मैंने कहा तुम्हारे क्या मार्क्स आए थे। तो वो कहते मेरे 700 मार्क्स आए थे। उस दौर में 750 टोटल होते थे, उसमें से 700 आए। तो ही वो तो टॉपर। और सिर्फ क्योंकि उसके बाप के पास एसेट नहीं था, उसकी माँ के पास जेवर नहीं थे बेचने के लिए, वो उस पढ़ाई से महरूम था। तो डॉक्टर मिर्ज़ा के सामने उस वक्त उसको सपोर्ट किया, उस बच्चे को, और उसकी पढ़ाई की पूरी स्पॉन्सरशिप ली। इस तरह से सिलसिला चलता गया, बढ़ता गया और लोग आइडेंटिफाई होते गए
फिर हम लोगों ने एक पंजाब के स्कूल्स अडॉप्ट करने का प्रोग्राम था जिसमें 300 स्कूल्स थे, तो फिर वो पूरा अडॉप्ट कर लिया। उधर बेसिकली हुआ ये था कि पहले वो जिन स्कूल हमने अडॉप्ट किए थे उधर चौधरियों का घर था, गाय भैंस बनी हुई थी, डेरा लगता था। तो फिर हमने अखवत ने इनिशिएटिव लिया कि इनको दोबारा रिस्टोर करते हैं। हमने पूरा रिस्टोर किया, फिर 3000 टीचर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे लोग बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इनसे क्या कहते हैं रूशनास हो रहे हैं। फिर इस तरह हमने अखवत कॉलेज चकवाल, फिर फैसलाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर अखवत यूनिवर्सिटी कसूर। द पर्पस बिहाइंड ऑल दिस वाज फ्री क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर का बच्चा अच्छी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और गरीब का बच्चा नहीं कर सके। टू कनेक्ट विद द हैव्स विद हैव नॉट्स का हमारा प्रोसेस था। इसी तरह फिर NGV स्कूल जिधर मैं अजीम लाइब्रेरी में बैठा हूँ और आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये भी हमने स्कूल भी अडॉप्ट किया, इसको भी पूरा रिस्टोर किया। ये खंडर बना हुआ था। इस तरह से हम तालीम में घुसते के चले गए, इम्पैक्ट क्रिएट करते चले गए। फिर डॉक्टर अमजद साकिब का एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला है कि गुर्बत अकेले रह जाने वाले एहसास का नाम है। तो हम इस माशरे में किसी को अकेला नहीं छोड़ते। इसी वजह से हमने हर कम्युनिटी को टारगेट किया गया। एक ऐसी कम्युनिटी ख्वाजा सिरा कम्युनिटी जिनको कोई पूछता ही नहीं था, हमने उनको भी टारगेट किया, उनको अपने क्लॉथ बैंक्स में जॉब्स दी, उनके मेडिकल का ख्याल रखा। हमारा एक प्रोग्राम है मेडिकल जिसमें हम अबव 50 ख्वाजा सिरा, जो 50 साल से ऊपर के ख्वाजा सिरा होते हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सर्व करना शुरू किया। फिर क्लॉथ बैंक स्टार्ट किया जिसमें हम डिग्निटी से कपड़ों को स्टिच करते हैं, वॉश करते हैं, पैक करते हैं और डिग्निटी, इज़्ज़त और वक़ार के साथ लोगों को देते हैं जो ज़रूरतमंद हो। और अगेन उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है। फिर हम मेडिकल सर्विसेज में आ गए, फिर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, राशन में आ गए। इस जहाँ जहाँ हमने नीड देखी, जहाँ जहाँ हमें समझ में आया कि इधर ज़रूरत है, हम उधर प्रोएक्टिवली चीज़ों को केटर करते रहे, प्रोएक्टिवली उस नीड को फुलफ़िल करते रहे। इसी तरह हमने एक नीड आइडेंटिफाई की। मैं और डायरेक्टर साहब थर के किसी गांव में गए थे। हमें स्कूल देखना था कि वहाँ पे स्कूल ट्रांसफॉर्म कैसे करें। तो वापस जब हम लोग ऑल द वे आ रहे थे तो हमारे पास प्लान रेडी था कि हम उस विलेज को पूरा कैसे ट्रांसफॉर्म करें, उसमें सोलर कैसे लगाएं, उसमें किस तरह क्या कहते हैं ड्रिप वाटर इरिगेशन को किस तरह एक्टिवेट करें, RO प्लांट कैसे लगाएं, पानी को साफ़ कैसे करें और साथ साथ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर करें, टीचर्स को किस तरह लेके आएँ। तो हमने पूरे विलेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इसकी अगेन हमने एक नीड देखी, हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए एंड वी डिड इट। अब बात कर लेते हैं कि सोशल सर्विस क्यों ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वॉलंटियरिज्म। देखें, आई थिंक अगर आपने एक मीनिंगफुल ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो आपको यू शुड हैव अ पर्पस। और क्या कहते हैं, ये बहुत बोरिंग लाइफ है कि आपने एजुकेशन की, कमाया, बच्चे पैदा किए एंड देन रिटायर होके मर गए। तो इट्स वेरी बोरिंग लाइफ, रन टू द मिल वाली ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी की खुशी और एसेंस ही तब आता है जब आप लोगों को देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, चाहे वो अपना वक्त हो, नॉलेज हो या एक्सेसिव रिसोर्सेज हो। आप देखेंगे कि हमारे इस मुल्क में रिसोर्स की यूटिलाइजेशन बहुत और रिसोर्स की मिसमैनेजमेंट बहुत है। किसी के पास 10,000 कपड़े हैं तो किसी के पास एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं है, और किसी के पास बहुत सारी किताबें हैं, किसी के पास एक किताब भी नहीं है, किसी के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, किसी के पास एक कंप्यूटर के लिए तरसता है। तो जो रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि सिर्फ इंसान अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता, आस पास के लोगों के लिए नहीं सोचता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द सोशल सर्विस माइंडसेट, क्योंकि आपकी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए, आपको आपके इनर पीस के लिए, आपको इतनी खुशी होगी जब आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोगों को देंगे, चाहे वो आपका वक्त ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी नॉलेज ही क्यों ना हो। सो इवन अगर वॉलंटियरिज्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो अखवत के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सारे वॉलंटियर हैं। आप वॉलंटियरिज्म का जज्बा देखें, जो जितने हमारे बोरोवर्स हैं वो वॉलंटरली डोनेट भी करते हैं हमें। एक वो बंदा जिसकी 20,000 आमदनी है वो भी डोनेट करता है, 10 रुपये ही करता है या 100 रुपये ही करता है। मैटर नहीं करता कि कितना कितना अमाउंट है, मैटर ये करता है आप कितने खुलूस से, कितने अखलास से दे रहे हैं। तो देने वाले बहुत हैं। आप व्हेन यू कंट्रीब्यूट एज अ वॉलंटियर इन द सोसाइटी,
आप ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या इवन प्रोफेशनल हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखेंगे, आप ये देखेंगे कम रिसोर्सेज में किस तरह बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। आप लोगों की मेंटालिटी सीखेंगे, लोगों के नए नए थाट प्रोसेसेस सीखेंगे। तो ये एक आपकी अपनी लर्निंग के लिए भी बेहतर होता है और अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करें और इंसानियत के लिए काम करें। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, आप इंसानियत के लिए काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो इंसानियत है। इंसानियत अगर हर मज़हब भी इंसानियत का दर्स देता है। सो व्हेन एवर यू वर्क इन सोशल सर्विस, मेक श्योर कि आपके दिमाग में कोई बाइसनेस ना हो, कोई प्री कंसीव नोशंस ना हो, कोई प्री कंसीव चीज़ें ना हो जो लोग आपको बताते हैं कि फ़लाने ने मुझे ये बता दिया, ये कम्युनिटी ऐसी है, इसको सर्व नहीं करना। सर्व एवरीवन, एवरीवन डिज़र्व योर टाइम, एवरीवन डिज़र्व योर रिसोर्सेज। एंड अखवत के डोर्स हमेशा ओपन हैं। जिनने वॉलंटियर करना है, प्लीज़ लेट रीच आउट टू अस। जिसने इंटर्नशिप करनी है, प्लीज़ रीच आउट टू अस एंड स्टार्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड मोटिवेट करें लोगों को इस सोशल सर्विसेज में आएँ और इस मुल्क में इस मुल्क की सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ताकि हम एक प्रॉस्परस सोसाइटी बना सकें। Thank you so much for listening to my talk, and I really appreciate LEMS Entrepreneurs Society for giving me this opportunity. Assalamu alaikum.